दुनिया की सबसे ठंडी शहर जहां की टेम्परेचर -64 डिग्री सेल्सियस है, जहां एक गाड़ी को स्टार्ट करने में 2 घंटे लग जाते हैं, वहां लोग आखिर कैसे रहते हैं? और क्या आपने कभी नोबिता का असली घर, नोबिता का असली स्कूल और डोरेमोन वाला असली प्लेग्राउंड देखा है? और क्या आपने कभी ऐसी लिक्विड को देखा है जो खुद ब खुद चल सकती है और 2050 तक पूरी दुनिया का समुद्र मर चुका होगा अगर हमने जल्द ही कुछ किया नहीं तो? बहुत सुपर हीरोज के मूवीज में दुनिया बचाने की बात आती है ना, अब वक्त आ गया है दुनिया को बचाने का। आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए कि समुद्र की मौत आखिर कैसे हो सकती है। तो वीडियो को लाइक कर दो, 0.8 सेकंड्स लगेंगे और चलो हम लाखों लोग चलते हैं एक अमेजिंग फैक्ट्स के सफर में। फैक्ट नंबर 7, नेटिव लैंग्वेज अटेंशन नामक एक फेनोमेनन होता है और ये इंसानों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैबिट होती है। हम बचपन से एक लैंग्वेज को सीखते हैं जो कि हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है। जैसे अगर आप दिल्ली में पले बड़े हो तो शायद आपका नेटिव लैंग्वेज प्योर हिंदी होगा। अगर आप मुंबई में पले बड़े हो तो शायद आपका नेटिव लैंग्वेज मराठी होगा। बंगाल से जुड़े हो तो बंगाली होगा। बिहार से जुड़े हो तो भोजपुरी हो सकता है। अब बात यह है कि आप स्कूल के वक्त से ही पढ़ाई करते हो, इंग्लिश सीखते हो, भतेरों अलग अलग तरह के भाषाओं को सीखते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टडीज आपके नेटिव लैंग्वेज से जो आपका इमोशनल कनेक्ट होता है वो कभी खत्म नहीं होता, चाहे आप विदेश क्यों न चले जाओ। दिमाग को स्कैन करके जब केमिकल हरकतों को देखा गया तब ये सब बात पता चली। अगर आप बिहार से हो और मैं आपसे पूछूं कैसे हो भाई, तो आप बोलोगे हाँ अच्छा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि कैसन बड़ा मर्द है, सब ठीक बा, तो ये सुन के आपका अलग ही लेवल का फोकस मुझे मिल जाएगा। आपका ब्रेन खुद ब खुद अलर्ट हो जाएगा। वैसे अगर आप बंगाल से जुड़े हो और अगर मैं कहूँ केमन अच्छो सो भालो, तो उससे मैं आपका फोकस गेन कर लूंगा। और वही अगर आप ओडिशा से हो और अगर मैं आपसे कहूँ कि जय जगन्नाथ केमिति अच्छो, तो इससे आपका फोकस अगेन मुझे मिल जाएगा। हर इंसान का लोकल भाषा सिर्फ एक भाषा नहीं होता है बल्कि एक इमोशन होता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है बल्कि वैज्ञानिक शोध में यानी साइंटिफिक रिसर्चेज में ये सब बात पता चली है। तो किसी का मैक्सिमम फोकस, उसका मैक्सिमम अटेंशन, उसका मैक्सिमम इमोशन उसके नेटिव लैंग्वेज में ही बोलकर आप उससे गेन कर सकते हो। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया का सबसे ठंडा एस्टैब्लिश्ड शहर जहां पे एक्चुअल में लोग रहते हों वो रशिया में मौजूद है। नाम है यकुट्स्क। ये धरती के ऐसे जगह पर एग्जिस्ट करता है जहां पर सिर्फ 4 घंटे ही सनलाइट पड़ती है और लोएस्ट टेम्परेचर जो वहां रिकॉर्ड की गई है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो है -64.4 डिग्री सेल्सियस। वहां के लोगों को कार स्टार्ट करने के लिए कार्स को एक स्पेशल डिवाइस से गर्म करना पड़ता है जिसमें 2 घंटे लगते हैं। -64, जरा सोचो। विश्व स्तर की तो बात कर ली हमने, भारत की बात करें तो भारत का सबसे ठंडा शहर द्रास है जो कि लद्दाख में मौजूद है और यहाँ की एवरेज टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है। ये दोनों तो मैंने रशिया और भारत, मैंने शहरों की बात की जहां पर लोग रहते हैं, इनहैबिटेड प्लेस। लेकिन अगर धरती की सबसे ठंडी जगह के बारे में बात करें तो वो है ईस्टर्न एंटार्क्टिक प्लेट्यू जहां की टेम्परेचर -94 डिग्री सेल्सियस है। एक अलग प्लेनेट की तरह है ये। यहाँ पर अगर शहर बसा तो पूरा का पूरा शहर 10 दिनों के अंदर शमशान बन जाएगा। -64 डिग्री सेल्सियस तो तब भी सहनीय था, लेकिन ये बिल्कुल असहनीय है। फैक्ट नंबर 6, आपने लोगों को देखा होगा एक्सक्यूज मी बोलते हुए। अब एक्सक्यूज मी का मतलब क्या है? एक्सक्यूज मी का मतलब होता है मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूं कि सबको इसका मतलब पता चले, तो इसके लिए आज से हम एक मिशन शुरू करते हैं। कहीं आप खड़े हो और कोई आपके सामने आए और बोले एक्सक्यूज मी, तो आप बोल देना यू आर एक्सक्यूज्ड, माफ किया तेरे को, और देखना उनका फनी रिएक्शन कैसा होता है। एक्सक्यूज मी, हाँ कर दिया एक्सक्यूज, यू आर एक्सक्यूज्ड। ये क्या सिखा रहा हूं मैं लोगों को, लेकिन फिर भी मजेदार है। क्या है ना, बेसिक लेवल पर ये लाइन अपने आप में गलत तरीके से यूज होता है। नॉर्मली ये लाइन थोड़ा झुक के बोलने के लिए बना हुआ है, जैसे माफ करना भाई जी, एक्सक्यूज मी, आपका टाइम ले रहा हूं लेकिन मुझे यहाँ जाना है तो आप कृपया रास्ता बता सकते हैं मुझे। लेकिन इस लाइन का यूज कैसे किया जाता है? एक्सक्यूज मी घमंड के साथ यूज किया जाता है। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं करता एक्सक्यूज मी जैसे
फैंसी शब्दों का इस्तेमाल। फैक्ट नंबर 5, ओशन के बारे में 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। पहला, ओशन डेथ बाय 2050। दूसरा, इम्पॉसिबल ओशन गोल्ड, ओशन डेथ बाय 2050। इस इमेज को देखो, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। होता यह है कि प्लास्टिक को फुल्ली डिकम्पोज होने में 500 साल लग जाते हैं, और समुद्र में जिस तरह प्लास्टिक्स के लेवल बढ़ रहे हैं, इस पूरे दुनिया के इकोसिस्टम में एक ऐसा गहरा चोट बनता जा रहा है ये, जो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अरबों खरबों खर्च करने के बाद भी एक्शन इमीडिएटली नीडेड है, वरना बहुत देर हो जाएगी। वेट यानी वजन के हिसाब से देखें तो साल 2014 में समुद्र के अंदर हर 1 टन प्लास्टिक के साथ 5 टन मछलियां थी। लेकिन साल 2050 आते आते समुद्र में जितनी मछलियां हैं बाई वेट, उतना या उससे ज्यादा वजन प्लास्टिक्स का हो जाएगा। ये इतनी डेंजरस बात है कि इसका अंदाजा आप चाह कर भी नहीं लगा सकते। दूसरा फैक्ट, इम्पॉसिबल ओशन गोल्ड। इस दुनिया का टोटल जीडीपी 120 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। जीडीपी अलग चीज होती है, लेकिन अगर वेल्थ यानी पैसों को काउंट करोगे, जिसे कि टोटल ग्लोबल वेल्थ कहा जाता है, तो वो है 454 ट्रिलियन डॉलर्स। क्रेडिट स्यूज का रिपोर्ट आप देख सकते हो। तो टोटल पैसा 454 ट्रिलियन डॉलर्स धरती पे मौजूद है। लेकिन इस दुनिया के समुद्र के अंदर जो खोया हुआ सोना है, उसका वजन 20 मिलियन टन्स है, जिसकी आज के सोने के प्राइस के हिसाब से वैल्यू 700 ट्रिलियन डॉलर्स है, पूरे विश्व के टोटल पैसे से भी ज्यादा। पेपर मनी आने के पहले गोल्ड यानी सोना ही करेंसी था, सोना ही समृद्धि था, और सोना का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करना कॉमन था। पेपर करेंसी, फिएट करेंसी इसको बोलते हैं, वो रिलेटिवली नई चीज है। पेपर करेंसी से सैकड़ों साल पहले सोना और दूसरे महंगे धातु ही पैसे के रूप में इस्तेमाल होता था। इतना सारा सोना है समुद्र के पानी में कि वो पूरे दुनिया की पैसे की प्यास को मिटा सकता है। लेकिन इतना ही अच्छा है ये, तो कोई प्यास बुझा क्यों नहीं रहा अपना? सवाल आता है। देखो, समुद्र के पानी में सोना एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसको निकालने का तरीका बहुत जटिल है। करीब 10 करोड़ 11 लाख टन समुद्र का पानी अगर आप निकालोगे, तब जाके आपके हाथ मात्र 1 ग्राम सोना लगेगा, यानी तब जाके आपको 5,000 रुपए वर्थ का सोना मिलेगा। अब कोई कंपनी अगर समुद्र से 10 करोड़ 11 लाख पानी निकालेगी, तो स्टैट्स के हिसाब से वो मिनिमम आपसे 7 से 8 लाख रुपए लेगी। यानी इस बिजनेस को कोई अगर ट्राई करे तो वो पैसा बर्न करेगा, और समुद्र से सोना निकालने वाला बिजनेस कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन इंसान 7 लाख रुपए अपने जेब से लगाकर 5,000 कमाना चाहेगा? फिलहाल अभी तो कोई प्रॉफिटेबल तरीका नहीं है इस काम को करने का, लेकिन अगर कोई इसको इफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट करने का तरीका निकाल लिया मॉलिक्यूलर लेवल पे, नैनो टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई अननोन टेक्नोलॉजी से, तो गेम चेंज कर देगा वो। मे बी आप में से ही कोई हो वो। वैसे अभी रियल टाइम में दुनिया भर के हजारों साइंटिस्ट नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और ओशन वाटर से सोना निकालने वाली इफिशिएंट मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लो पानी निकालने का और गोल्ड को फिल्टर करने का खर्चा कोई 3,000 रुपए पे ला दिया और 1 ग्राम सोना निकला जिसका वर्थ 5,000 रुपए है, तो वो 2,000 रुपए प्रॉफिट में रहेगा। एंड बूम, इनफाइनाइट प्रॉफिट विथ सीक्रेट टेक्नोलॉजी। अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बस एक ड्रीम है सारे लोगों के लिए। अगर 1% मान ले कि ऐसा कोई इफिशिएंट मशीन बनेगा भी, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी से ही संभव है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि साल 2023 का अंत आते आते पूरे धरती पे जितने भी देश है यानी 195, उन सब में से दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। किस मामले में? रोड नेटवर्क के मामले में। ये आप लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क का लिस्ट देख सकते हो। पहला है यूएसए, हर जगह यूएसए टॉप करता है। दूसरा है इंडिया, तीसरा है चाइना, और बस 1.5 लाख किलोमीटर रोड और बन गया इंडिया में अगर, वो भी तेजी से, तो इंडिया इस लिस्ट पे टॉप पे आ जाएगा। तब हम ये कहेंगे कि विश्व का सबसे लंबा रोड नेटवर्क भारत में है। और जमीन के हिसाब से सबसे बड़ा देश भारत नहीं है, फिर भी विश्व का सबसे लंबा रोड नेटवर्क भारत में है, ये हम कह पाएंगे। फिलहाल बस 1 रैंक की दूरी है। इंडिया में अभी 67 लाख किलोमीटर रोड मौजूद है और अमेरिका में 68,32,000 किलोमीटर, और बाकी देशों का लिस्ट भी आप देख सकते हो नीचे।
फैक्ट नंबर 3, मार्वल के वेनम को आपने जरूर देखा होगा। एक क्रिएचर होता है ब्लैक रंग का लिक्विड फॉर्म में, जो किसी भी चीज को अपने कब्जे में कर सकता है। क्या आपको पता है रियल लाइफ में, असल जिंदगी में वेनम के सबसे क्लोजेस्ट क्या है? तो स्लाइम को तो आपने देखा ही होगा। उसी का एक वर्जन आता है मैग्नेटिक स्लाइम, जिसको कि अगर आप मैग्नेट के सामने रखोगे तो वो वेनम की तरह मैग्नेट को धीरे धीरे चारों तरफ से घेर लेगा। एक्चुअल रियल लाइफ में ये क्लोजेस्ट थिंग है वेनम के। फैक्ट नंबर 2, 2 तरह के फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा इस कॉम्बो में। पहला, गो इनटू द फ्यूचर इन 7 मिनट्स, यानी 7 मिनट में आप एक दिन आगे कल के डेट में कैसे जा सकते हो। मजाक नहीं, एकदम एक्चुअल। और दूसरा, हिडन मीनिंग बिहाइंड अ फ्लैग, गो इनटू द फ्यूचर इन 7 मिनट्स। देखो, अमेरिका में एक आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल डोमिड, और रशिया का एक आइलैंड है बिग डोमिड। ये दोनों सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, अगल बगल स्थित है। और इन दोनों के बीच जो पानी है, इसके ऊपर से एक इमेजिनरी लाइन गुजरता है। कौन सा लाइन? वक्त वाला लाइन, यानी इंटरनेशनल टाइम जोन। आज मान लो 1 जनवरी है, मान लो, और सुबह के 7 बज रहे हैं, तो ये लिटिल डोमिड का टाइम हो गया। लेकिन क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरनेशनल टाइम लाइन गुजरता है, इसलिए बिग डोमिड में 20 घंटे आगे का टाइम हो रहा होगा। अमेरिका लिटिल डोमिड टाइम 1 जनवरी सुबह के 7 बजे, रशिया बिग डोमिड का टाइम 2 जनवरी सुबह के 4 बजे। सिर्फ 4 किलोमीटर में ही 20 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, और इसलिए लिटिल डोमिड को यस्टरडे लैंड कहा जाता है और बिग डोमिड को टुमारो लैंड कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर बिग डोमिड आइलैंड में ही होता है, और पूरी धरती पे सबसे ज्यादा वक्त में आगे यही आइलैंड रहता है। दूसरा फैक्ट, हिडन मीनिंग बिहाइंड अ फ्लैग। आयरलैंड एक देश है जो कि वर्ल्ड के इस जगह पे स्थित है। इसका जो फ्लैग है वो ये है, बीच में व्हाइट कलर, राइट में ऑरेंज और लेफ्ट में ग्रीन। लेफ्ट में जो ग्रीन है वो रोमन कैथोलिक्स को दर्शाता है, राइट में जो ऑरेंज है वो प्रोटेस्टेंट्स को दर्शाता है। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, इनके बीच में इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा है, बहुत लड़ाइयां हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग बिलीफ्स होते हैं। लेकिन इस फ्लैग के बीच का व्हाइट कलर इन्हीं के बीच मौजूद पीस यानी शांति को दर्शाता है। ये कलर यही डिपिक्ट करता है कि दोनों ग्रुप ऑफ पीपल पीस में रहो। इंडियन फ्लैग में भी व्हाइट कलर पीस को दर्शाता है, और इंडिया में जो सैफरन कलर है वो हिम्मत और बलिदान को दर्शाता है, और ग्रीन देश की मिट्टी की फर्टिलिटी और हरियाली को दर्शाता है। हर देश के झंडे में एक हिडन गहरा मीनिंग छुपा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की है कि हर कलर का एक कोड होता है, एक मतलब होता है, और व्हाइट कलर हमेशा पीस को दर्शाता है। ऐसे ही अलग अलग कोड को देखो, येलो कलर यानी हैप्पीनेस, ब्लैक कलर एलिगेंस और लग्जरी, रेड डेंजर। हर कलर का मतलब होता है। फैक्ट नंबर 1, डोरेमोन इंडिया का सबसे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर है। 2010 से 2020 ये जो टाइम था, इसको एक तरह से डोरेमोन रूल करता था। कोई भी घर में बच्चा हो और आप उसके घर चले जाओ, उनके पेरेंट्स के मुंह से आपको जरूर सुनने मिलता था कि ये बाबू दिन भर बैठ के खाली डोरेमोन देखते रहता है। फिलहाल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने तो सब कुछ बदल दिया है। अब बच्चों को बचपन से ही शॉर्ट्स की लत लगना शुरू हो गई है। लेकिन ईयर 2000 के आसपास जो लोग जन्म लिए थे वो जानते हैं कि डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं है, बल्कि एक इमोशन है। इधर बसता है वो, इधर। अब यहाँ पर मैं डोरेमोन वाले पार्क के बारे में बताना चाहता हूँ। देखो, डोरेमोन एक जापानीज एनिमे है, इसका ओरिजिनेशन जापान से है। तो इसमें जो भी घर, जो भी सीन्स दिखाए जाते हैं, सेम टू सेम जापान में असल में मौजूद है। जापान के घर, गली, पार्क, स्कूल सब वैसा ही है जैसे कि इस एनिमे में दिखाया जाता है। सिंपली बिकॉज जब एनिमेशन को बनाया जाता है तो जिस देश का वो एनिमेशन होता है वो ऑफ कोर्स अपने ही देश को डिपिक्ट करना चाहेगा और अपने ही देश को प्रमोट करना चाहेगा, और इसलिए डोरेमोन में जापान के गलियों के सीन्स को कॉपी किया गया है। मतलब समझने की बात ये है कि डोरेमोन में नोबिता का जो घर दिखाया जाता है जापान में वैसे ही घर है, ये बोलना गलत होगा। डोरेमोन के एनिमेशन से जापान देश ने थोड़ी कॉपी किया है, बल्कि जापान में ऐसा घर है सिंपली इसलिए डोरेमोन में ये दिखाया जाता है।
क्योंकि डोरेमोन वहीं का लोकल एनिमे है। जापान के लोगों के लिए ये सीन्स एकदम नॉर्मल है, लेकिन कुछ भी बोलो हम इंडियंस के लिए ये सीन्स नॉर्मल नहीं है, ना कभी होंगे। आप जापान जाओगे तो किसी किसी लोकेलिटी में जाके आपको ऐसा लगेगा कि आप डोरेमोन के यूनिवर्स में आ गए हो। इसलिए अगर आप कभी जिंदगी में जापान गए और वहां के गलियों को देखें तो आप अगर डोरेमोन के फैन हो तो आप ना चाहते हुए भी इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार बचपन से जिस एनिमे को देखकर मैं बड़ा हुआ ये तो एकदम वैसा ही लग रहा है यार, नॉस्टैल्जिया। बहुत गजब का एक्सपीरियंस होगा सही में। मैं भी इस जीवन में एक ना एक बार जापान जाना चाहता हूँ। तो ये था आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।